जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपको स्वागत करता हूं सर्च टॉपर्स के इस परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा, एग्ज़ाम हमारे सर पे है और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है। तो इतने कम समय में कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से तैयारी किया जा सके, और जिन छात्रों का अभी तक भी पूरे सिलेबस तो ख़त्म हो गया लेकिन उसका रिवीजन नहीं हुआ है या फिर तैयारी ठीक ढंग से नहीं हो पाया है, तो उन छात्रों के लिए ही सर्च टॉपर्स लेट से आया है लेकिन दुरुस्त आया है। उन छात्रों को भी अब कोई समस्या बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम विश्वास के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के हम इस क्लास में पढ़ने वाले मैथमेटिक्स, संपूर्ण रिवीजन कराया जाएगा मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का आज पहला चैप्टर देखेंगे, रियल नंबर, जिसको हिंदी में कहा जाता है वास्तविक संख्या। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है, इसका कहने का अर्थ हो गया कि वो कैसी संख्या होना चाहिए, परमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, परमेय संख्या होगी तो परमेय संख्या का कंडीशन क्या होता है। परमेय संख्या होने के लिए, किसी भी संख्या को परमेय संख्या होने के लिए 3 शर्त को फॉलो करना चाहिए। पहला शर्त होता है कि उस संख्या को p/q के रूप में लिखा होना चाहिए। वो संख्या जो होना चाहिए p/q के रूप में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि वो p और q जो होना चाहिए वो पूर्णांक होना चाहिए, और q का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इस चारों ऑप्शन में कौन इस शर्त को पूरा कर रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? √2/3। तो जो भी ऑप्शन दिया रहता है उसको पहले जहाँ तक हद तक हो सके उसको पहले सरल कीजिए। तो इसको सरल करके क्या लिखा जा सकता है? √2/3। तो देखिए इस शर्त को अब देखेंगे, क्या इस शर्त को ये फॉलो कर रहा है। तो देखिए पहला कंडीशन क्या है, p/q के रूप में होना चाहिए, वो है। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है, p और q जो होना चाहिए वो पूर्णांक होना चाहिए। तो क्या √2 और √3 पूर्णांक है? नहीं, यानी कि पहला ऑप्शन गलत हो गया हमारा। दूसरा ऑप्शन है पाई। पाई भी क्या होता है? अपरमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 ये परमेय संख्या होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है कि पाई कैसी संख्या है। तो पाई भी कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है, लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 ये क्या है? परमेय संख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है √7/13। तो ये p/q के रूप में है, पहला बात सही है। ऑप्शन बी मतलब दूसरा शर्त क्या है कि दोनों पूर्णांक होना चाहिए। क्या √17 और √13 पूर्णांक है? नहीं है, यानी कि ये भी परमेय संख्या नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा क्या है, 3√27/√48। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 3 √27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, और यहाँ पे 3 × 3 × 3 × 3/48 को क्या लिखा जा सकता है? 4 × 4 × 3। तो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में क्या होता है? 2 के बदले 1 बाहर निकलता है, 3 × 3, और एक रूट में ही रह जाएगा √3 अपॉन 4। 2 को 4 के बदला 1 4 बाहर निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट है, और बच जाएगा क्या? √3। √3 से √3 खत्म, क्या बचा? 3 × 3 = 9/4। तो देखिए यानी कि 3√27/√48 को क्या सरल करके लिखा जा सकता है? 9/4 लिखा जा सकता है। अब बताइए क्या ये 9/4 ये तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा? देखिए पहला है p/q के रूप में होना चाहिए, p/q के रूप में है। दूसरा कह रहा है कि p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तो 9 और 4 दोनों पूर्णांक है। तीसरा कंडीशन है कि q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो 4 0 के बराबर नहीं, यानी कि ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि 3√27/√48 कैसी संख्या है? परमेय संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रचार शांत होगा। तो किसी भी संख्या का दशमलव प्रचार शांत होने के लिए ये कंडीशन होता है कि उसका हर जो होगा, उसका हर जो होगा
वो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। अगर उसका हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है तब उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। ठीक है, तो देखिए पहले वाले ऑप्शन क्या है, 19/110। तो 110 का अभाज्य गुणनखंड लीजिए पहले, 110 दूसरे यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, 55 बेर में 5 से लग जाएगा 11 बेर में। 110 को कैसे लिखेंगे हम, 2 गुना 5 गुना में 11। क्या ये 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में आया, नहीं आया। ठीक है ना, साथ में 11 भी आ रहा है, यानी इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, ऑप्शन बी में क्या है, 13/200। 200 का अभाज्य गुणनखंड लीजिए, 200 इसका अभाज्य गुणनखंड लीजिएगा तो 100 बेर में लगेगा 2 से, फिर 2 से 50 बेर में, फिर 2 से 25 बेर में, और फिर 5 से 5 बेर में। ठीक है, अब इसको 200 को क्या लिखा जा सकता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना में 5। 2 3 बार आया है तो 2 के पावर 3 गुना में 5 के पावर 5 2 बेर आया है तो 2। तो ये देखिए 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में आ गया। कहने का अर्थ ये होगा कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा, और क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा है कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाज्य a और भाजक b के लिए, भाज्य a और भाजक b के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर है। तो r के लिए कौन सा सत्य है, r क्या होता है, r शेषफल होता है, और शेषफल का मान जो होता है वो या तो 0 हो सकता है, ठीक है, या तो क्या हो सकता है 0 के बराबर हो सकता है, या फिर 0 से बड़ा होगा। तो ऑप्शन में और देखिए कौन सा है, 0 से r का मान जो होगा 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर, दोनों ऑप्शन में एक चीज़ मैच कर रहा है। लेकिन अगर और क्या होता है, उसका मान जो होगा हमेशा b के छोटा होगा, बराबर नहीं हो सकता b के। ठीक है, तो यहाँ पे b से छोटा हो सकता है, इसमें बराबर भी दिया गया, यानी कि ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। r का मान जो होगा 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन b से छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांकों a और b का HCF सबसे बड़ा पूर्णांक d है तो d द्वारा विभाजित होगा। देखिए HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो भी संख्याएं दी रहेगी उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 2 और 3 का हमको HCF लेना है, तो 2 का गुणनखंड क्या क्या होता है, 1 होता है और 2 होता है। 3 का क्या होता है, 1 और 3 होता है। इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या आपको नज़र आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि 2 और 3 का क्या कॉमन HCF हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार और एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, ये जो इसका HCF आया 1, ये 1 जो है 2 को भी विभाजित करेगा और 1 जो है 3 को भी विभाजित करेगा। यानी कि अगर A और B का HCF D है तो D क्या करेगा, D A को भी विभाजित करेगा और B को भी विभाजित करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A और B दोनों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। यूक्लिड विभाजन लेमा किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है। तो यूक्लिड विभाजन लेमा जो है ये सिर्फ धन पूर्णांकों के लिए ही लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा। तो सबसे पहले पूछा 156 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा, तो सबसे पहले हम 156 का अभाज्य गुणनखंड ही ले लेते हैं। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड जब लेंगे पहले 2 से लगाएंगे, कितने बेर में लगेगा, 2 7 14, 1 6 2 16, 78 बेर में। फिर इसमें 2 से लग जाएगा 2 3 6, 2 9 18, 3 से लग जाएगा 3 1 3, 3 3 9। तो 156 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, इसमें इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 बेर आया तो 1 गुना में 13 के पावर 1 बेर आया तो 1। तो इसमें पूछा क्या हमसे, 2 का घात कितना होगा। तो 2 का घात कितना होता है, इसको बेस कहा जाता है और इसको पावर कहा जाता है, यानी कि हिंदी में घात कहा जाता है। तो इसका घात कितना है, 2 है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। अगर इसी में हमसे क्वेश्चन में पूछ देता कि 3 का घात क्या होगा, तो 3 का घात क्या हो जाता, 1 हो जाता। और अगर 13 का घात पूछ देता तो 13 का भी घात क्या हो जाता, 1 हो जाता। और इसके अलावा भी कभी कभी क्वेश्चन में कुछ थोड़ा हार्ड कर देता है। ठीक है, जैसे इसमें पूछ देता है कि 5 का घात कितना है, तो 5 क्या इसके
गुणनखंड में कहीं पे आया है? नहीं आया है। इसका मतलब कि उसका घात कितना हो जाता? 0 हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक समान हो तो वो संख्याएं होगी। कैसी संख्याएं होगी? तो अगर दोनों का एचसीएफ और एलसीएम दोनों समान है, इसका मतलब हुआ कि दोनों समान संख्याएं ही होगी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के लॉसा एवं मौसा का योगफल 960 है, तो उनका लॉसा और मौसा से 720 अधिक है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? क्वेश्चन में क्या कहा कि दो संख्याओं का लॉसा एवं मौसा का योगफल। सबसे पहले एलसीएम को मान लेते कि x है, एलसीएम को x मान लेते हैं, एचसीएफ को y मान लेते हैं। ठीक है, अब बोला है एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का जो योगफल है वो 960 है। यानी कि इसको x और y मान लिए, तो x और y का जो मान दिया गया है वो दिया गया है 960। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। उसके बाद बोला है आगे कि उनका लॉसा मौसा से 720 अधिक है। लॉसा को कितना मान है? x मान है। तो x का मान कितना दिया गया है? x का मान दिया गया, बोला है मौसा से 720 अधिक है, यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या है? y है, और इससे कितना अधिक है? 720 है, तो इसमें 720 को जोड़ देंगे। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यानी कि x का जो वैल्यू है y प्लस 720 ये समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में x का मान रखिए। x का वैल्यू कितना है? y प्लस में 720, तो x के जगह पर y प्लस 720 प्लस में y है तो प्लस में y बराबर में 960, और y मिलके कितना हो जाएगा? 2y बराबर में 960 है, 720 इधर प्लस में बराबर के इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 960 में से 720 जब घट जाएगा तो कितना बचेगा? 240 बचेगा। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया? 120। 2 इधर गुना में है, जब इधर भाग में आएगा तो 240 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। यानी कि हमको एचसीएफ का वैल्यू पता चल गया। एचसीएफ का वैल्यू कितना आ गया? 120। यहाँ से एलसीएम का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। एलसीएम को क्या मान है? x, और x का मान कितना है? y प्लस में 720, तो y का वैल्यू कितना आया? 120 प्लस में 720। अब यहाँ पे ये जुड़ के कितना हो गया? 840, यानी कि एलसीएम का भी वैल्यू निकल गया 840 और एचसीएफ का भी वैल्यू निकल गया 120। अब पूछा दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो 840 को क्या करेंगे? 120 से गुना कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि दोनों का गुणनफल क्या होने वाला है। तो इसको गुना जब कर दीजिएगा तो हो जाएगा 12 चौक 48 के 8 हासिल 4, 12 अठे 96, 4 100, यानी कि 1,08,000। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? क्या बोला है? 3 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या को। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या होता क्या है? अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, अर्थात उसका केवल 2 ही गुणनखंड होता है, एक तो एक होता है और एक वो स्वयं होता है। ठीक है, तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या ले लेते हैं। सबसे पहले 3 से बड़ी अभाज्य बोला है, तो 3 से बड़ा जैसे 5 में आप देखिएगा तो इसका बस 2 ही गुणनखंड है, एक तो एक है और एक ये स्वयं 5 है। 1 और 5 के अलावा इसमें किसी और संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी बोला इसका वर्ग, तो 5 का वर्ग यानी कि स्क्वायर इसका कितना हो जाएगा? 25। बोला जब इसको 6 से विभाजित करेंगे तो 25 को 6 से विभाजित कीजिए, क्या आएगा? 6 चौक 24, शेषफल कितना आ गया? 1। तो हमसे पूछा शेषफल क्या होगा? शेषफल हमको कितना आया? 1 आया आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृत संख्या हो तो 9 के पावर 2n माइनस 4 के पावर 2n विभाजित होगा। देखिए यहाँ पे n क्या है?
एक प्राकृतिक संख्या और एक संख्या का फॉर्म दे दिया गया है 9 के पावर 2n माइनस 4 के पावर 2n। तो n के जगह पर कोई भी प्राकृतिक संख्या रख के देख लेते हैं। जैसे एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो n के जगह पे प्राकृतिक संख्या 1 रख के देखते हैं। n के पावर 2, n के जगह पे 1 रखिए, माइनस में 4 के पावर 2 गुना में 1, ठीक है। 9 के पावर 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस में 4 के पावर 2 एकम 2 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। अब 81 में से 16 जब घटाएंगे, 11 में से 6 जाएगा तो 5, 7 में से जाएगा तो 6, कितना आया, 65 आया। अब देखिए 65 5 से विभाजित होगा, बिल्कुल हो जाएगा। 5 से विभाज्यता का रूल क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो 65 क्या है, 5 से विभाजित हो जाएगी, बिल्कुल होगी। 65 13 से विभाजित होगा, बिल्कुल हो जाएगा। 13 5 65 आता है 13 के पहाड़ा में, तो 5 से भी विभाजित हो रहा है और 13 से भी विभाजित हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5 एवं 13 से दोनों से विभाजित होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि m एवं n सह अभाज्य संख्या हो तो m स्क्वायर एवं n स्क्वायर किस प्रकार की संख्या होगी। तो सबसे पहली बात, सह अभाज्य संख्या कहा किसको जाता है, वैसी संख्याएं जिसका मौसो 1 हो। कोई भी दो संख्या जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, उसे क्या कहा जाता है, सह अभाज्य संख्या। जैसे कि 4 और 5, इसका एचसीएफ लेंगे तो क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ 4 5 कितना आएगा, यानी कि 4 और 5 कैसा संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो बोल रहा है एम स्क्वायर और एन स्क्वायर किस प्रकार की संख्याएं होगी। तो अगर एम एन सहअभाज्य संख्या है तो एम स्क्वायर और एन स्क्वायर भी किस प्रकार की संख्या होगी, सहअभाज्य संख्या ही होगी। एग्जाम्पल से देख सकते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। जब इसका एचसीएफ लीजिएगा, एचसीएफ निकालने आता होगा, 16 से 25 में भाग देंगे, 16 एकम 16, यहाँ पे आ गया 4 5 9, 16, 9 एकम 9, 7 9, 7 एकम 7, 2 7, 2 तिया 6 और नीचे 1 आएगा, 1 से 2 में लग जाएगा तो 1 दूना 2, यानी कि लास्ट में कितना से कट रहा है, 1 से कट रहा है, यानी कि इसका भी एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। यानी कि कहने का अर्थ ये हो गया कि अगर दो संख्या m और n सहअभाज्य संख्या है तो m स्क्वायर n स्क्वायर भी कैसी संख्या होगी, सहअभाज्य संख्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.33 क्या है, 2.33 और उसके ऊपर दे दिया गया है रेकरिंग। उसके ऊपर क्या है, रेकरिंग है, इसका मतलब ये रिपीट करेगा। देखिए 2.33 और इसके ऊपर दे दिया गया रेकरिंग, इसको लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, 2.33 और ये ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो पूछ रहा है ये कैसी संख्या है। तो देखिए एक होता है शांत, दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत, यानी कि वो कुछ अंकों के बाद, दशमलव के कुछ अंकों के बाद वो रुक जाएगी। और एक होता है शांत आवृत्ति, यानी कि दशमलव के कुछ अंकों के बाद वो रिपीट करने लगता है। जैसे कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो अगर किसी भी दशमलव संख्या का दशमलव प्रसार अगर शांत है या फिर शांत आवृत्ति है तो वो दोनों स्थिति में वो परमेय संख्या ही होती है। लेकिन अगर वही शांत अनावृत्ति हो गया, ठीक है ना, उसका रिपीट कैसे करा वो नहीं पता चल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो अपरमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ पे ये रिपीट कर रहा है, 3 3 3 3 3 रिपीट ही हो रहा है। तो शांत आवृत्ति वाले भी संख्या कैसी संख्या होती है, परमेय संख्या होती है, ठीक है ना। जब भी रेकरिंग वाला संख्या नजर आ रहा है इसका मतलब परमेय संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x एवं 45 का लॉसो 90 है तथा मौसो 5 है तो x का मान क्या होगा। तो इसके लिए क्या अप्रोच है, फॉर्मूला है कि आप लोग जानते होंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लॉसो गुना में मौसो, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या क्या क्या दिया गया है, x दिया गया है और एक 45 दिया गया है, ठीक है। तो x गुना में 45 ये किसके बराबर होगा, लॉसो और मौसो के बराबर। तो लॉसो कितना है 90 है, तो 90 और गुना में
इसका मौसो कितना दिया गया है, 5 दिया गया, तो गुना में 5। अब ये 45 से 90 कट जाएगा 2 बार में, 45 दूना 90, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 2 पंचे 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है रूट अंडर 125 को कौन सी छोटी संख्या को से गुना किया जाए ताकि ये एक परमेय संख्या हो। ये कैसी संख्या बन जाए, एक परमेय संख्या। क्योंकि ये देखिए रूट 125 है, रूट 125, इसको हल कीजिएगा तो क्या आएगा, रूट अंडर 125 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुने 5। तो 2 को 5 के बदले स्क्वायर रूट है, तब 2 को 5 के बदले 1 को 5 बाहर निकलेगा और बच क्या जाएगा, 1 5 रूटे में बच जाएगा। ठीक है, तो आ गया 5 रूट 5। तो क्या है ये परमेय संख्या है, परमेय संख्या तो ये है नहीं, क्योंकि ये पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं बट्टा में 1 देके, लेकिन पी और क्यू पूर्णांक नहीं होगा, तो ये परमेय संख्या नहीं है। तो इसको परमेय संख्या बनाने के लिए वो छोटी संख्या क्या होगी जिससे गुना करने के बाद इसे परमेय संख्या बनाया जा सके। तो 5 रूट 5 है, अगर इसको ये रूट वाला संख्या रूट 5 से गुना कर दिया जाए तो रूट 5 और रूट 5 मिलके क्या बना देगा, 5 बना देगा। तो पहले से 5 है और रूट 5 गुना होकर क्या बन जाएगा, 5 बचे 25, यानी कि वो संख्या क्या है, रूट 5, जिससे क्या किया जा सके, रूट 125 में गुना करेंगे तो कैसा संख्या बन जाएगा, परमेय संख्या बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लॉस 1500 है, इनमें से इनका लॉस मौसो नहीं हो सकता है। देखिए दो संख्याओं का लॉस कितना है, 1500, इनमें से इसका मौसो नहीं हो सकता है। तो मौसो क्या, अभी पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन पहले वाले में बताए थे कि मौसो ऐसा संख्या होता है जो क्या कर दे, उसको विभाजित कर दे, जो भी संख्याएँ दी रहेगी उसको क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। तो देखिए 1500 है, 1500 में क्या 300 से विभाजित कर सकता है, आसानी से कर सकता है 5 बार में। 500 से भी 1500 में काट सकते हैं, 500 या 1500, लेकिन 200 से 1500 नहीं कटने वाला है, यानी कि 200 इसका कभी भी एचसीएफ नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमेय संख्या 13,826 बट्टे में 1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा कितने अंकों के बाद। तो शांत हो, दशमलव प्रसार शांत होगा या नहीं, इसके लिए तो कंडीशन हम लोग जानते हैं कि उसका जो हर होना चाहिए 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में बता देगा कि हाँ इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत है, लेकिन अब ये बताने कि कितने अंकों के बाद शांत होगा। तो जैसे एक चीज़ आप लोग को पता होगा, जैसे हम लिखते हैं 5 4 6 3 बट्टा में 100, तो जितना शून्य रहता है उतना अंक के बाद दशमलव बढ़ जाता है, 64.63 इसको लिख देते हैं। तो जो नीचे में ये संख्या है लिखा हुआ, इसको दशमलव के मतलब कि ये शून्य के रूप में लाना, तो कैसे लाया जा सकता है। तो देखिए कितना है 1250 सर। ठीक है, इसका पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 छक 12, 625 बार में 5 से लग जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 5 पचे 25, 5 से फिर लगाएंगे यहाँ पे, 5 दूना 10 पचे 25, 5 से फिर लग जाएगा 5 बार में। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुने, और 5 कई बार आया, 5 1 2 3 4, 5 के पावर 4। ठीक है, तो 13 8 2 6 बट्टे में है 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 4। ठीक है, तो 2 से ये कट जाएगा, 2 छक 12, 2 छक 12, 1 2 नमा 18, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, तो ये हो गया 6913 बट्टे में 5 के पावर 4। ठीक है, इसको 2 के पावर 4 से गुना कर सकते हैं ताकि पावर सेम हो जाए। तो अगर नीचे 2 के पावर 4 से भाग दिए तो ऊपर भी 2 के पावर 4 से भाग देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को लास्ट में देख लेंगे, पहले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 360 के अभाज्य गुणनखंड में सभी गुणनखंडों के घातों का योगफल कितना होगा। तो सबसे पहले 360 का क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 180 बार में, 2 से लगाएंगे 180 का आधा 90,
2 से लगाएंगे 90 का आधा 45, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा 15 या 45, 3 से लग जाएगा 5 बेर में। तो इसको क्या लिख सकते हैं 360 को, 360 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुना 3 गुना 5, ठीक है। अब 2 कितनी बार आया 3 बेर, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। 3 कितनी बेर आया 2 बेर आया, तो 3 के पावर 2 हो जाएगा, गुना 5 कितना बार आया 1 बेर। तो सब बोला सबके घातों का योगफल कितना होगा, तो सबका घात कितना है 3 है, 2 है और 1 है, तो 3 2 5 और 1 मिला के 6 हो जाएगा। तो सभी के घातों का योगफल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है m1 एवं m2 दो विषम अभाज्य संख्या तथा m1 जो है m2 से बड़ा है, तो m1 का स्क्वायर माइनस m2 का स्क्वायर क्या होने वाली है, ठीक है। क्या बोला m1 m2 क्या है, दो विषम अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या, विषम अभाज्य संख्या है। तो एक चीज़ अभाज्य संख्या तो पता होगा क्या होता है, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित नहीं हो। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, शुरुआती से 2 3 5 7 11 13 और भी आगे। तो 2 तो सम संख्या है, 2 कैसी संख्या है, सम संख्या। तो हमको जो भी संख्या लेना होगा 2 को छोड़ के ही लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया विषम अभाज्य संख्या लेना है, ठीक ना। तो उस जैसे मान लेते हैं कि 3 ले लेते हैं, 5 लेते हैं, ठीक ना। तो इसको m1 मान लेते हैं, क्योंकि बोला है m1 जो है m2 से बड़ा है, इसको m1 मान लेते हैं और इसको m2 मान लेते हैं, ठीक है। अब बोला है m1 का स्क्वायर माइनस में m2 का स्क्वायर क्या होने वाला है, तो m1 कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस में m2 का स्क्वायर, m2 का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस में 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। 25 में से 9 घटाएंगे, 25 में से 9 घटेगा कितना बचेगा 16, कितना बचेगा 16। 16 कैसी संख्या है, एक सम संख्या है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक कैसी संख्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई किस प्रकार की संख्या है। तो ये तो पहले क्वेश्चन में ही बता दिए थे, पाई कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है, लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 वो परमेय संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे पॉइंट पड़ेगा 2.32232223 फिर इसी प्रकार से, ठीक है। तो ये पूछ रहा है ये जो किस प्रकार की संख्या है, तो बताए थे अगर दशमलव के बाद अंक जो है रुक जाए तो उसको शांत आवृत्ति का उसको शांत कहा जाता है। तो अगर दशमलव के बाद अंक रुक जा रहा है तो वो परमेय संख्या होता है, और अंक रिपीट कर रहा है तो उसको कहा जाता है शांत आवृत्ति, और वो भी परमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ पे रिपीट भी नहीं कर रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे 3 2 2 है, फिर 3 2 2 2 है, यहाँ पे 2 बेर 2 आया है, फिर 3 बेर आया, मतलब कोई रिपीटेशन का भी कोई लिमिट नहीं है। तो इस प्रकार की संख्या जो होती है वो अपरमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अपरमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों पे छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।